हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। हिम्मत न खोना, अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कहा था उसे भी करके दिखाना है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है इस क्लास में। आज का एक टॉपिक है जिसका नाम है ब्लड, जो कॉम्पिटिटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से हम इस क्लास को रखे हैं। और इसको आप अभी तक भी अगर अपने दोस्तों के साथ लिंक को फॉरवर्ड नहीं किए हो तो लिंक को फॉरवर्ड कर दीजिए और लाइक बटन को दबा के आइए इस क्लास को शुरुआत करते हैं और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। रक्त से संबंधित जितना भी प्रश्न हो सकता है, एक एक प्रश्न को कवर करेंगे। कैसा प्रश्न बन सकता है, एक एक प्रश्न को कवर करेंगे। तो देर ना करके आज शुरुआत करते हैं। आपसे सबसे पहले पूछा जाएगा कि रक्त का स्टडी क्या कहलाता है। हीमेटोलॉजी। हीमेट का मतलब ही होता है रुधिर। हीमेट का अर्थ ही होता है रुधिर या रक्त। और लॉजी का मतलब अध्ययन, यानी हीमेटोलॉजी रुधिर का अध्ययन कहलाता है, ब्लड का अध्ययन कहलाता है। तो सबसे पहला प्रश्न कि अगर ब्लड का अध्ययन क्या कहलाता है तो आपको बताना है हीमेटोलॉजी। हीमेटोलॉजी हीमेटोलॉजी जो है वह ब्लड का स्टडी कहलाता है। दूसरी प्रश्न, आप हमसे पूछ सकते हो ना कि सर ब्लड होता है क्या। पहला नंबर प्रश्न कि ब्लड होता है आखिर क्या। तो आपसे अगर जब भी कोई प्रश्न पूछे कि ब्लड होता है क्या, तो आपको बताना है कि ब्लड एक टिश्यू होती है, ब्लड उत्तक होती है। तो सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछेगा कि ब्लड क्या होती है, तो आपको बताना है कि ब्लड एक उत्तक होती है। ब्लड क्या होती है? ब्लड एक उत्तक होती है जो क्या काम करती है? जोड़ने का काम करता है। ब्लड लिक्विड होती है। ब्लड लिक्विड पदार्थ होता है, लिक्विड होती है जो लिक्विड को जोड़ने का काम करता है। आपसे पूछेगा कि इस करता क्या चीज है, तो जोड़ने का काम करता है। क्या चीज करता है? जोड़ने का काम करता है। इसीलिए तो हम इसको क्या कहते? लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। जोड़ने का काम कौन करता है? ब्लड करता है। और ब्लड लिक्विड होती है, तरल संरचना होती है, इसीलिए हम इसे कहते ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। आपसे पूछा जाएगा कि ब्लड क्या होती है, तो ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। ब्लड जो है लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होती है। याद रखना, ब्लड जोड़ने का काम करता है, इसीलिए इसे लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं। अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, ब्लड का पीएच मान होता कितना है? एक्यूरेट बताया जाए तो ब्लड का पीएच मान जो है होगा 7.4 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है। लेकिन आप बोलोगे कि सर ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, तो बताओ कि ब्लड क्षारीय होती है, बेसिक होता है, बेसिक इन नेचर होता है कि एसिडिक इन नेचर होता है। तो आपको एक ट्रिक मालूम होगा कि जब भी अगर पीएच मान अगर 7 से बढ़ता है, आगे की ओर जाता है, तो इसको बोलते हैं बेस, यानी क्षारीय बोलते। लेकिन अगर ब्लड का पीएच मान अगर 7 से कमता है तो उसको एसिडिक बोलते हैं, अम्लीय रूप बोलते। तो देखो यहाँ पर ब्लड का पीएच मान 7.4 है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं क्या चीज कि हल्का क्षारीय होता है। 7 के करीब है, हल्का क्षारीय रूप में होता है। तो आपको बताना है कि ब्लड का पीएच मान 7.4 होने के कारण ये कैसा रूप होता है? हल्का क्षारीय होता है। क्या बताओगे? हल्का क्षारीय होती है। एक क्वेश्चन पूछी गई थी प्रश्न कि ब्लड कैसी रूप में होती है, क्षारीय होती कि अम्लीय होती? तो ब्लड जो है वो क्षारीय होता है, एसिडिक नहीं होता।
बेसिक इन नेचर होता है। 7 से अगर आगे बढ़ेगी बेसिक को बताएगा, 7 से पीएच मान नीचे जाएगा एसिडिक को बताएगा। इसी में एक और प्रश्न होता है कि ये पीएच जो देख रहे हो, ये पीएच पैमाना किसने दिया था? पीएच पैमाना किसने दिया था? पीएच पैमाना किसने दिया था? तो आपको बताना है कि सोरेनसम ने पीएच पैमाना दिया था। सोरेनसम ने क्या दिया था? पीएच पैमाना दिया था। पीएच पैमाना किसने दिया था बाबू? तो पीएच पैमाना सोरेनसम ने दिया था। देखो कितना अच्छा प्रश्न है। ब्लड का पीएच मान 7.4 होता है, हल्का क्षारीय होती है। इस पीएच पैमाना देने वाले कौन थे? सोरेनसम। सोरेनसम ने पीएच पैमाना को दिया था। सोरेनसम ने क्या दिया था? पीएच पैमाना को दिया था। एक ब्लड क्या होती है जो बताया, ब्लड का पीएच मान क्या होता है वो बताया, स्टडी क्या कहलाती है वो बताया। अब इसके बाद तो आपसे यह भी तो पूछा जाएगा ना कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? ब्लड का निर्माण कहाँ होता है? तो बताना कि ब्लड का निर्माण बोन मैरो में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता? बोन मैरो में होता है। ब्लड का निर्माण कहाँ होता? बोन मैरो में होता है। ये मोटी मोटी जो हड्डियां होती है इसी में ब्लड का निर्माण होता है और इसी को हिंदी में क्या बोलते? अस्थि मज्जा बोलते हैं। बोन मैरो के हिंदी में क्या बोलते? अस्थि मज्जा बोलते। तो याद रखना कि ब्लड का निर्माण कहाँ होता? ब्लड कहाँ बनती है? बोन मैरो में बनता है। ब्लड कहाँ बनती? बोन मैरो में बनता है। और बोन मैरो कहने का मतलब अस्थि मज्जा में बनता है। तो ब्लड का निर्माण कहाँ होता? बोन मैरो में होता। अब इसके बाद जो है हमारे पास 3 पॉइंट यहाँ पर। ब्लड का काम क्या होता है? कौन सा अंग जो है पंप करने का काम करता है? कौन सा अंग जो है प्यूरिफिकेशन का काम करता है, शुद्धिकरण का काम करता है? कौन सा अंग जो है ब्लड में ऑक्सीजन मिलाने का काम करता है? इतना अच्छा प्रश्न आपसे पूछी जाएगी। तो ये जो ब्लड जो है, ये ब्लड हार्ट जी क्या करता है? हार्ट का काम है ब्लड को क्या करना? पंप करना। ब्लड को पंप करने का काम किसका होता है? हार्ट का होता है। ब्लड को पंप करने का काम हार्ट का होता है। ब्लड को पंप करने का काम किसका होता? हार्ट को होता है। दिल तोड़ने का काम नहीं होता, ब्लड को पंप करने का काम होता है। लंग्स का काम क्या होता है? ब्लड में ऑक्सीजन को मिलाने का काम किसका होता है? वो लंग्स का होता है। यानी ऑक्सीजन को अगर मिलाना है तो वो कौन मिलाएगा? तो ऑक्सीजन मिलाने का काम किसका होता है? वह होता है लंग्स का। कितनी अच्छी प्रश्न है कि ब्लड में ऑक्सीजन कौन मिलाएगा? लंग्स मिलाएगी। और हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। हार्ट क्या करेगा? पंप करेगा। या किडनी क्या करेगी? तो किडनी का काम होता है प्यूरिफिकेशन करना, शुद्धिकरण करना। किडनी का काम क्या होता है? शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण करना। शुद्धिकरण कौन करता? शुद्धिकरण करता है किडनी। शुद्धिकरण कौन करता? किडनी। बेचारा हार्ट का काम सिर्फ पंप करना होता है, दिल तोड़ने का काम नहीं होता। लंग्स का काम O2 मिलाना, किडनी का काम प्यूरिफिकेशन करना यानी शुद्धिकरण करना। इसके बाद जो है ब्लड के पार्ट्स को देखेंगे। ब्लड को पार्ट्स को देखेंगे और ब्लड के पार्ट्स जो है 2 प्रकार के होते हैं, कनिका और प्लाज्मा। कनिकाएं और प्लाज्मा। देखो एक बच्चा लिख रहा है, गाना लिख रहे हैं। क्या करते हो? चुरा के दिल तेरा ये गोरिया ले चली। कालिया को क्या करें यार? अरे ये सब पर मत ध्यान दो, यहाँ पढ़ने पर ध्यान दो। क्या कर रहे हो? चुरा के दिल तेरा। क्या करे इसको कालिया?
यहाँ ध्यान दो, यहाँ ध्यान दीजिए। ब्लड को दो भाग में बांटा गया है, एक प्लाज्मा होती है और दूसरा कणिकाएं, जिसको इंग्लिश में कार्पस बोलते हैं। प्लाज्मा, प्लाज्मा जो है हमारे शरीर में लगभग 55% पाया जाता है, लगभग अप्रोक्सीमेटली हमारे ब्लड में, हमारे शरीर में जो प्लाज्मा का जो हिस्सा होता है वो लगभग कितनी होती है, 55%। कितनी होती है, 55%। और कणिकाएं का जो हिस्सा होता है वह 45%, लगभग 55%। 60% भी ऑप्शन में आ सकता है, तो कंफ्यूज मत होना, लगभग में बोला है। 55 या 60 भी दे देता है, तो 45 या तो 40 भी दे सकता है कणिकाएं का पार्ट। फिर उसके बाद इस तो प्रश्न हो गई। अब आपसे पूछा जाता है कि ब्लड, एक प्लाज्मा जो है इसमें क्या क्या पाया जाता है। पानी कितना % होती है, प्रोटीन कितना % होता है। तो याद रखना, इस ब्लड में वाटर जो है वह 90% होती है। 90% हिस्सा जो है वह पानी की होती है प्लाज्मा में, और इसमें 7% जो है वह प्रोटीन का हिस्सा होता है। यानी इस प्लाज्मा में प्रोटीन कितना % पाया जाता है, तो 7% प्रोटीन पाई जाती है। और प्रोटीन 7% और वाटर कितना % पाया जाता है, 90% पाया जाता है। इसमें एक और प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या चीज, कि जो ये प्लाज्मा जो है, इसमें ये प्लाज्मा जो देख रहे हो 55% हमारे शरीर में पाया जाता है। एंटीबॉडीज, एक शब्द आता है आपको, क्या चीज, एंटीबॉडीज। एंटीबॉडी कहाँ पर जाकर मिलती है, तो आपसे इसमें बार बार ये प्रश्न पूछता है। एसएससी इसमें बार बार पूछती है कि एंटीबॉडी जो है वो कहाँ पर जाकर मिलती है। तो एक जो प्लाज्मा में एक होता है, क्या चीज, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी, प्लाज्मा थेरेपी में जाकर एंटीबॉडी मिलती है। तो आपसे पूछा जाएगा एंटीबॉडीज कहाँ जाकर मिलती, प्लाज्मा थेरेपी में जाकर मिलता है। कहाँ मिलता, प्लाज्मा थेरेपी। प्लाज्मा की कहानी थी, आपसे पूछेगा प्लाज्मा कितना %, 55%, अप्रोक्स 60% भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। प्लाज्मा में पानी की संख्या कितनी होती है, 90% होता है। प्रोटीन कितना % होता है, 7% होता है। और एंटीबॉडीज कहाँ जाकर मिलती है, तो प्लाज्मा थेरेपी में मिलता है जाकर, याद रखना। अब आए कणिकाएं के बारे में। कणिकाएं को इंग्लिश में कार्पल्स बोलते हैं। अब बताए कि 45% कणिकाएं होती है हमारे शरीर में। इसमें जो कणिकाएं जो है वह 3 रूप में दिखाई देता, आरबीसी, फिर उसके बाद डब्ल्यूबीसी, और एक है आपका क्या चीज, प्लेटलेस। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेस। डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेस, ये आपको याद रखना है। कणिकाएं 3 रूप में दिखाई देती है। कणिकाएं कितने %, 45%, 3 रूप में, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी और प्लेटलेस। ये थी क्या चीज, ब्लड का 2 रूप। ब्लड का रूप 2 रूप, एक था प्लाज्मा, दूसरा था कणिकाएं। एक था प्लाज्मा, दूसरा था कणिकाएं। एक था प्लाज्मा और दूसरा कणिकाएं। प्लाज्मा कितने %, 55%, वाटर कितने %, 90%, प्रोटीन 7%। एंटीबॉडीज कहाँ जाकर मिलती है, प्लाज्मा थेरेपी में मिलता है। कणिकाएं 45%, अप्रोक्स 40% भी बोल सकते हो। आरबीसी और डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, 3 रूप दिखाई देता है। अब एक होता है क्या चीज, सीरम। ये सीरम जो जानते हो, सीरम क्या होती है, ये कितना अच्छा प्रश्न है। ये पूछा गया था एसएससी में कि सीरम क्या होती है। तो जब प्लाज्मा में से फाइब्रिजोन को जब बाहर निकाल देते तो जो हिस्सा बचता है उसको क्या बोलते, सीरम बोलते। जब प्लाज्मा में से फाइब्रिजोन को हटा देते हैं तो कौन सी हिस्सा बचती है,
फाइबरी जोन को जब रिमूव कर देते तो सीरम बचता है। तो इसको याद रखना कि प्लाज्मा में से जब हम फाइबरी जोन को हटा देंगे, फाइबरी जोन को जब हटा देंगे, फाइबरी जोन को जब रिमूव कर देंगे, फाइबरी जोन को इसमें से प्लाज्मा में से जब फाइब्रिनोजन को हटा देंगे, इसको फाइब्रिनोजन को जब रिमूव कर देंगे तो कौन सी हिस्सा बचेगी? तो याद रखना सीरम बचेगा। अब से एक प्रश्न और पूछेगी, सीरम इंस्टीट्यूट भी है, सीरम इंस्टीट्यूट हैदराबाद में, ये आपका करंट अफेयर में आप पढ़े होंगे। तो प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजन के हटा देंगे, क्या बनेगा? सीरम। फाइब्रिनोजन को रिमूव करेंगे, क्या बनेगा? फाइब्रिनोजन या फाइब्रिजोन भी बोल देते, कितना? फाइब्रिनोजन को जब रिमूव करेंगे क्या बनेगा? सीरम बनेगा। ये ठीक है। अब इसके बाद तो तुम हमसे पूछ सकते हो कि प्लाज्मा में से रिमूव किया, तो ये सर हमको ये बताओ कि प्लाज्मा तो आप समझाया, लेकिन फाइब्रिनोजन क्यों होता है? फाइब्रिनोजन होता क्या चाहिए? तो शरीर में ब्लड क्लोटिंग का काम जो करता है, रक्त को थक्का जमाने का काम किसका होता है? फाइब्रिनोजन का काम होता है। तो लिख लेना यहाँ पर, फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है? फाइब्रिनोजन का काम होता है ब्लड क्लोटिंग करना। रक्त का थक्का जमाने का काम कौन करता है? रक्त का थक्का जमाने का काम फाइब्रिजोन करता है, फाइब्रिनोजन करता है रक्त का थक्का जमाने का काम। तो ठीक है। तो अब इसके बाद जब तुम इतना ही सोचो कि जब रक्त का थक्का जमने का काम फाइब्रिजोन का है और फाइब्रिजोन को हम बाहर कर दें, फाइब्रिजोन को ही बाहर कर दें, तो क्या हमारे शरीर में रक्त का थक्का जम सकता है? नहीं जम सकता। इसी को जो जमाने का काम है उसको बाहर निकाल दिए तो बना सीरम। तो क्या सीरम में ब्लड क्लोटिंग होती है? क्या बताओगे? नहीं, सीरम में ब्लड क्लोटिंग नहीं होता। ये थी कहानी किसका? इसका, सीरम का। इसके बाद एक है हीमोग्लोबिन। आपसे पूछा गया था एक बार क्वेश्चन, क्या चीज कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट में दिया हुआ था, खून को लाल करने का काम किसका होता है? हीमोग्लोबिन। बच्चा घरे आया, उसको पिताजी पूछे, बेटा जी बताओ कि पहला नंबर क्वेश्चन था हीमोग्लोबिन के बारे में, पिछला क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी में कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है। पहला नंबर ऑप्शन में था क्या चीज? हीमोग्लोबिन का काम होता है खून को लाल करना। तो बच्चा ने भी टिक करके चलाया और घर आया तो उसके पिताजी बोले, बेटा जी बताओ कि हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है? बेटा जी खुश होके बोला, हीमोग्लोबिन का काम होता है पिताजी खून का रंग को लाल करना। पिताजी ने पॉकेट से हाथ निकाले और लगाए, थप सुना और कहे कि हाथ का भी काम क्या होता है? गाल को लाल करना। हीमोग्लोबिन का काम खून को लाल करना नहीं होता। हीमोग्लोबिन जो शब्द है वह हीम प्लस ग्लोबिन से बनना है। हीम और ग्लोबिन। हीम का मतलब होता है लोहा। हीम का मतलब क्या होता है? लोहा। और ग्लोबिन का मतलब होता है प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। ग्लोबिन का मतलब क्या होता है? प्रोटीन। इसके बाद आपसे पूछेगा क्या चीज कि हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करवाना। रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करवाने का काम किसका होता है? तो रक्त में ऑक्सीजन को परिवहन करवाने का काम हीमोग्लोबिन का होता है। देखो एक किस्सा सुनाते हैं हीमोग्लोबिन के बारे में। हीमोग्लोबिन के बारे में आप क्या सोचने होंगे? एक कैमरा है, इस कैमरा में क्या होती है कि एक बच्चा यहाँ पर है,
ये बच्चा हो गई, इधर हो गई सोना बाबू, मतलब जिससे वो बच्चा बात करता है वो हो गई। ये बच्चा क्या हो गया कि चारों तरफ से कमरा को पैक कर लिया, चारों तरफ से पैक कर लिया। यहाँ जल रही है बल्ब, यहाँ जल रही है बल्ब, और एक कान में लगाकर मोबाइल रजाई के अंदर घुस गया और वो सोना बाबू से हाय हेलो कर रहा है। यहाँ बल्ब भी जल रही, चारों तरफ से पैक है, ऑक्सीजन तो इसमें इंटर कर नहीं सकता। अब ऑक्सीजन इंटर नहीं कर सकता, बल्ब जल रही है। अब किसी चीज को जलने के लिए किसकी आवश्यकता पड़ती है? ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसी चीज को जलना है तो किसकी आवश्यकता पड़ेगी? ऑक्सीजन को, याद रखना। अब इसमें ऑक्सीजन तो इतना ही, जितना होगा उतना ही था। ये बल्ब जल रही थी, बल्ब को जलने के लिए क्या चाहिए था? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की संख्या हो गई कम, बल्ब जल रही थी बहुत देर से, ऑक्सीजन की संख्या हो गई कम, ऑक्सीजन तो घट गया, कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ गई, CO2 का संख्या बढ़ गया। तब यहाँ पर बन गया कौन सा गैस? CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब बच्चा जो है उसको तो ऑक्सीजन भी चाहिए, इसको ऑक्सीजन तो मिलेगा नहीं, रूम पैक था, जितना ऑक्सीजन था वो सब कौन ले लिया? बल्ब ले लिया, बल्ब ले लिया। अब बच्चा को होगा बेहोशी, बेचैन हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड उसको मिलेगा, दम घुटने लगेगा। अब क्या करें, अब क्या करें, बेचैनी। मोबाइल तो उसका एक दोस्त बन गया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वह मीठी नींद दिलाती है। आपसे पूछा गया था एसएससी में, मीठी नींद कौन दिलाती? मीठी नींद किससे आती है? मीठी नींद जो है वह कार्बन मोनोऑक्साइड से आता है। मीठी नींद का मतलब भगवान का प्यारा हो जाना, सदा के लिए सो जाओ। इसी को हम लोग बोलते हैं साइलेंट कलर। साइलेंट कलर भी किसी को बोलते तो साइलेंट कलर भी कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते। कार्बन मोनोऑक्साइड को क्या बोलते? साइलेंट कलर। और नींद, मीठी नींद आना, मीठी नींद आना भी किसको बोलते? कार्बन मोनोऑक्साइड को बोलते। तो याद रखना, जब रक्त में ऑक्सीजन जाएगा ही नहीं तो हेमोग्लोबिन कैसे काम करेगा? और बच्चा को क्या हो जाएगी? मीठी नींद आएगा, सोना बाबू से बतियाते बतियाते सो जाएगा। अब यहाँ पर दो चीज और है, मलेरिया और थैलेसीमिया। तो आरबीसी के बारे में पहले चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम उसको चर्चा कर लेते हैं। आरबीसी जो है रेड ब्लड कार्पल्स, लाल रुधिर कणिकाएं, इसका फुल फॉर्म लाल रुधिर कणिकाएं। इसका जीवन काल जो है वह कितना होता है? 120 दिन। इसका जीवन काल कितना होता है? 120 दिन इसका जीवन काल होता है। इसको बोलते हैं कुछ इरिथ्रोसाइट बोलते। तो याद रखना, इरिथ्रोसाइट बोलते। तो ब्लड का आरबीसी का नाम लाल रुधिर कणिकाएं, और इसी का दूसरा नाम क्या होता है? इरिथ्रोसाइट। इरिथ्रोसाइट आरबीसी का दूसरा नाम। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। और आरबीसी जब मरती है तो इसका कब्रिस्तान कहाँ है? तो याद रखना, स्प्लीन। इसका आरबीसी का मरने के बाद कहाँ जाती है? स्प्लीन। इसी को बोलते हैं प्लीहा। इसी को क्या बोलते हैं? प्लीहा। प्लीहा, या तो इसी को बोलते हैं क्या चीज? प्लीहा नहीं बोलते तो इसी को तिल्ली भी बोला जाता है। ये भी नाम याद रखना। तो याद रखना कि जब आरबीसी 120 दिन के बाद मर जाती है तो वो कहाँ जाता है? स्प्लीन में, या इसी को प्लीहा बोलते या तिल्ली में चली जाती है। तो याद रखना। और एक बात तो सबसे इम्पोर्टेंट कि आरबीसी में न्यूक्लियस, ये आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाई जाती। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता। तो एक अपवाद है, अपवाद आपको याद रखना है कि जब आप बता रहे हो कि आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं पाया जाता तो ऊंट,
और लामा। ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर अपवाद में हैं जिनके आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। केंद्रक केंद्रक पाई जाती है, केंद्रक मिलती है। अपवाद में ऊंट और लामा में के आरबीसी में केंद्रक पाई जाती है। आरबीसी का अध्ययन, आरबीसी का दूसरा नाम इरिथ्रोसाइट। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन। आरबीसी का कब्रिस्तान या मरने के बाद कहा जाता है स्प्लीन में जाती, इसी को पिलिया बोलते या तिल्ली। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होती है। अपवाद में ऊंट और लामा दो ऐसे जानवर है जिसके केंद्रक में न्यूक्लियस पाया जाता है, आरबीसी में न्यूक्लियस पाया जाता है। ये ओवरऑल आपकी क्लास थी छोटे। फिर मिलते हैं नए क्लास के साथ। अगर वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा तो कमेंट करके बताइएगा। फिर इसके बाद अगर आरबीसी डब्ल्यूबीसी भी बहुत पढ़ना है, बताएंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मिलते हैं इसके बाद।